वेलकम गेस्ट टू क्यों घंटी बजी। आज हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, 9 टाइम एमएलए रह चुके हैं रामपुर खास से, अब राज्यसभा के एमपी है। वेलकम टू आवर शो प्रमोद सर। वेलकम जी। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी, गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे ये मौका दिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। तिवारी जी आपका बहुत थैंक यू अमरजीत जी। तिवारी जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे, आपके इस पॉलिटिकल कैरियर में जो कि इतने सालों से है, आप सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, आपका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे, वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। मेरे परिवार में फ्रीडम मूवमेंट का वातावरण था। मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में थे, पर ईश्वर को मंजूर नहीं था। जब मैं 10 साढ़े 10 साल का था, उनका साया मेरे ऊपर से उठ गया। पढ़ता रहा, मैं परिवर्तन देखता रहा। एक शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित था। अपने कॉलेज के दिनों से मैं यूनियन में भी था, स्टूडेंट यूनियन में। वो थी इंदिरा गांधी जी। और वो उनका युग था पूरी तरह से। 80 में मैं संजय गांधी जी के संपर्क में आया। मैं उनका वकील था, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता था। जी। उन्होंने मुझसे कहा कि पॉलिटिक्स में आ जाओ। मुझे लगा कि साहब मैं हाई कोर्ट की वकालत कर रहा हूँ संजय जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो संजय जी ने कहा पार्लियामेंट लड़ लो। मैंने उनसे कहा साहब कुछ दिन बाद सोच के बताऊंगा। फिर उनका सवाल पूछा उन्होंने, मैंने कहा साहब अभी तो नहीं। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, ये है 1979-80 जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट जब फेल हुआ। फिर वो बच्चन के बड़े पक्के थे, जिसको पसंद करते थे, जिसको नहीं करते थे नहीं करते थे। तो उन्होंने, उसी के बाद असेंबली डिसॉल्व हुई, असेंबली में बात हुई। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, डॉक्टर अलका तिवारी से, बच्चों से पूछा। सबकी राय यही थी कि विधानसभा की छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लड़ लीजिए। मैंने कहा घर पे नहीं देख पाऊंगा मैं उतना, फाइनेंशियली भी। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर लेती हूँ, डॉक्टर थी, और उन्होंने घर की जिम्मेदारी ले ली और मैं इसमें लग गया। मेरी आदत है, जिसमें इन्वॉल्व होता हूँ पूरी ताकत से होता हूँ, पूरी जितनी मेरे अंदर शक्ति है उससे होता हूँ। मैं लग गया। मुझे ये सुख मिलता था कि जो एक वंचित को, जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, वो मैं जब दिलाता था उसको। जैसे किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए उस समय एक ही डिमांड होती थी। आई एम टॉकिंग ऑफ 1980, जब मैं पहली बार एमएलए हुआ, तो मैं स्कूल करवाने लगा। और उसमें जब बच्चों को देखता था, मुझे यहाँ से खुशी होती थी, दिल से खुशी होती थी। किसी गांव में सड़क नहीं, लोग कमर कमर पानी में जाते थे, जब मैं वहां एक सड़क बनवा देता था, तो मुझे इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया मेरा। फिर इत्तेफाक से तब तक मैं जाता रहा हाई कोर्ट, वकालत थोड़ी बहुत करते ही रहा। जी। पर मंत्री बना दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार में, तो सब छूट गया। और उसके बाद वो दिन कि आज का दिन मैं पूरी तरह राजनीति में रम गया। हाँ, मैं राजनीति को मिशन के तौर पे और एक रिलीजियस पूजा के तौर पे लेता हूँ कि अगर आप इसमें हैं तो जो सुख आप किसी वंचित को, किसी जिसको जो चाहिए वो देते हैं उसको, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो आत्मा से प्रसन्नता होती है, वही मुझे और काम करने की प्रेरणा देते रह गया। फिर 80 लड़ा चुनाव, 85 लड़ा, 89 लड़ा, 91 लड़ा, 93 लड़ा, 96 लड़ा, 2002 लड़ा, 2007 लड़ा, 2012 लड़ा, हर चुनाव जीतता चला गया। तो मैं समझता हूँ कि जनता बहुत ईमानदार होती है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हूँ, रामपुर खास, उसका नाम ही है रामपुर खास, वहाँ कुछ खास है।
वहां के लोग एहसान फरामोश नहीं। वहां के लोगों ने जो मैंने सेवा की है उसको बड़ा चौड़ी छाती कर कहते हैं कि हमारे प्रमोद जी ने ये किया, और उसमें कुछ धोखा देने वाले भी होते हैं, गद्दार भी होते हैं, हर जगह याद रखिए। मेरा अनुभव एक है, जिनके लिए आप ज्यादा करते हो वही गद्दारी करते हैं। आम जनता के बहुत खूबसूरत, वेरी वेल सेड। हाँ, जो जिनकी आप उम्मीदें बढ़ा देते हो, जिनको जितना देना है उससे कहीं ज्यादा देने लगते हो, तो फिर वो ही सबसे पहले आपके पीठ में खंजर भोंकते हैं। सर, तो सर आज जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ के गए उन्होंने भी शायद ऐसा ही किया है। देखिए, इस देश में खुशकिस्मत है देश कि आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ रही। बड़ा लंबा इतिहास है, गांधी जी, नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लंबी श्रृंखला है। भगत सिंह जी का योगदान अलग था, सुखदेव का ये अलग थे, दोनों धारा थी। पर देश की आजादी की लड़ाई तो कांग्रेस के नेतृत्व में तिरंगे के नीचे लड़ी गई, और मैं उस पार्टी का सदस्य। मैंने बहुतों को आते देखा, बहुतों को जाते देखा, लेकिन मुझे गांधी परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं मिला। मैंने कांग्रेस पार्टी से बेहतर मुझे कुछ लगता नहीं, जहां आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कह सकते हैं, देर सवेर आपकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है। और मैं तो एक चीज बताऊं, मेरे अच्छे भी दिन आए, बुरे भी दिन आए, पर मेरी रामपुर खास की जनता ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। रामपुर जब मैं गया, हाँ, एक ही सवाल वो करते थे, भैया आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा आप अपना नेता चुनो, मैं उससे साथ दूंगा। और उन्होंने मेरी बड़ी बेटी को चुन लिया, आराधना मिश्रा जी को। आराधना मिश्रा, और वो मैं कहूंगा कि मुझसे कई गुना बेहतर तेज चल रही, बेहतर काम कर रही है। और उनकी भी हैट्रिक लग गई, 3 बार उनका हो गया, 9 बार मेरा हो गया, 12 बार से वो चुन रहा है रामपुर। ये तो परिवार में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, पूरा गिनीज बुक परिवार में। पर प्रमोद सर का फीचर मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ा। प्रमोद सर, पर एक चीज है, मैं आपके शायद कई बातों से इत्तेफाक अभी चल के आगे नहीं रखूंगा, पर एक चीज से जरूर इत्तेफाक रखूंगा कि जनता ने सही कैंडिडेट जितवाया होगा, क्योंकि जनता समझती है कि जो काम करता है और जो काम नहीं करता। नवीन जी, रामपुर खास वालों ने आपको, प्रमोद तिवारी जी को खास बना दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवा दिया कि हाँ इन्होंने सेवा की। क्योंकि आमतौर पर जो सोच होती है पॉलिटिक्स में जाने की, मैं हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें, कि 2 चीजें होती है, या तो देश सेवा है या है पावर हासिल करने की। तो आपने देश सेवा को चुना और आप इस मुकाम पर पहुंचे, जिसका कि बहुत ही मतलब कमाल की बात है। नवीन जी, आप कुछ पूछ रहे थे। प्रभु जी, 1962 में 388 के आसपास शायद सीटें थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कांग्रेस की यूपी में। आज 2 सीटें रह गई, 309 309। चलिए, तो 309 से आज 2 पे आके सिमट गई है पार्टी यूपी में। क्या दिक्कत क्या हो रही है, और इसका सर सबसे पहले तो सीधा बताइए सोल्यूशन क्या है, कैसे जीतेगी कांग्रेस यूपी? देखिए, गलती हमारी भी। अच्छा, अगर हम जनता से कटे नहीं होते, कुछ वर्गों का विश्वास नहीं खोया होता जी, और वो हमारी कमी रही, हम समझ नहीं पाए, उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए, और जो इमरजेंस हुई पार्टियों का, वो कास्ट के नाम पे और रिलीजन के नाम पे हो गई। तो वो सोसाइटी जो इंटैक्ट हमारे साथ जी, एक तबका चला गया कांग्रेस का, उसके साथ दूसरा धर्म के नाम पे चला गया। तो नतीजे के तौर पे कांग्रेस, जब ये दौर आया मंदिर मस्जिद का, तो कांग्रेस ने सेकुलर रास्ता चुना। सेकुलर रास्ता चुनने में ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, पर हमने अपनी राह नहीं छोड़ी। अब वो रास्ता वापसी के दौर पे चल निकला है। हम तो अब प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मैं देश की बात कर रहा था। पूरे देश में हम कमजोर हो गए थे, पर अब देखिए ना, हमने धीरे धीरे राज्य वापस लिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हमारे पास आया, हिमाचल बेईमानी से चला गया। अब एक नया राज्य हिमाचल, जिसके लिए कहा जाता था कि वहाँ भाजपा बहुत मजबूत है, हमने एक निर्णायक बहुमत से लिया कि अगर कोशिश भी करो तो हमारी सरकार नहीं कर सकती।
पर ये जो कर्नाटक का चुनाव था, लोगों ने कहा चलिए वहां कुछ फैक्टर रहे होंगे। कर्नाटक के चुनाव ने हमें ही नहीं आत्मविश्वास दिया, विपक्ष के सारे दलों को, आज तो 26 दल हमारे साथ हैं, ये विश्वास हो गया कि कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार वापस आ रहा है। और मैं तो देखिए, मेरा तो 44वां साल चल रहा है, एमएलए या एमपी हमेशा बना रहा किसी न किसी सदस्य, छोटा अंतराल छोड़ते हैं। वो मतदाता, देखिए मैं दूर की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, पर इशारा आप भी समझ रहे हैं। तो वो मतदाता जो हमसे दूर चला गया था धर्म के नाम पे, वो वापस। दूसरा मतदाता जो हमसे दूर चला गया, तुम कह तो धर्म के नाम पे हमसे वोट लिया और किया धरा कुछ नहीं, महंगाई, बेरोजगारी। फिर सबसे बड़ी बात, जो पार्टियां इस वैक्यूम को भरा बीजेपी के अलावा, तो रीजनल पार्टी, तो उनसे देश का आप नेतृत्व नहीं करा सकते। तो इसलिए कांग्रेस विकल्प के तौर पर अपने साथियों के साथ उभर रही है। और मुझे कहीं दूर दराज तक, क्योंकि मैंने 77 भी देखा है कांग्रेस को जाते हुए, 80 भी देखा है कांग्रेस को आते हुए, 89 भी देखा है, 98 भी देखा है, 99 भी देखा है। तो मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कास्ट फैक्टर रहेगा, रिलीजन फैक्टर रहेगा, लेकिन अब जनता बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर लौट रही है। अब कांग्रेस को हटाया क्यों था? भ्रष्टाचार के नाम पे, और सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आज सबूत सरकार की ओर इशारा कर रहा है। प्रभु जी ये बताएं, सॉरी नवीन जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बातें कही, और जो डाउनफॉल हुआ उसके बारे में बात किया। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी है और जिसके दम पर हमें आजादी भी मिली। आपने जैसे कहा कि इतना सब कुछ होते हुए, इतने हमारे कद्दावर नेता होते हुए कांग्रेस के, इतनी पुरानी पार्टी होती, इतनी बार जीतने के बाद, इतना शासन करने के बाद, क्यों हम ऐसा एक नेता नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस का, जो कि एक नेशनल, मतलब एक देश के तौर पर एक सभी पार्टियों को साथ लेकर, या अपनी पार्टी का वो जिसे हम कह सके कि हाँ ये है, इसको दिखा के हम आगे का चुनाव जीत पाए। क्यों ऐसा क्यों निगार आया, ये डाउनफॉल क्यों आया, क्यों हम ऐसा नहीं एक अचीवमेंट कर पाए उस तौर पे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात, जब एक लाइन खिंच जाए बहुत बड़ी, नेहरू जी की लाइन, उससे बढ़कर एक लाइन इंदिरा गांधी खींच दें, और फिर राजीव का दौर, विकास का दौर, तो अब उतना बड़ा नेता बनने के लिए इंदिरा जी को 18 साल मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगभग 17-18 साल मिले, और राजीव जी का शॉर्ट टर्म रहा, पर उन्होंने एक नई शताब्दी के भारत की कल्पना कर ली। तो उस ऊंचाई पे जब भी मौका लगेगा, हमें पूरा विश्वास है राहुल गांधी में, पूरा विश्वास है प्रियंका गांधी में, और सोनिया जी के आशीर्वाद पे। और फिर जो देश के सब, नीतीश कुमार का मुकाबला बिहार में कौन कर सकता है? ममता जी को बंगाल में कौन कर सकता है? आप एक एक राज्य देखिए, यहाँ अखिलेश जी का, मुलायम सिंह की विरासत, तो हर राज्य का जो सबसे शक्तिशाली आदमी है जी वो हमारे साथ है। तो आप कह सकते हैं सशक्त भारत, सशक्त नेतृत्व हमारे साथ है, और वो सब मिलकर सामूहिक नेतृत्व देंगे, तो देश की जनता इन पे भरोसा करेगी। सर, अगर सोचे हाइपोथेटिकली, काल्पनिक दृष्टिकोण से इंडिया जीत भी जाती है, आपने जो INDIA जो बनाया है, इसमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा सर? बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। तब भविष्य नहीं होगा, तब बीते दिन होंगे। उस समय जब देखा गया इस पार्टी को इतनी सीट मिली, इस पार्टी को इतनी सीट मिली, इस पार्टी को इतनी मिली, इसको इतनी मिली, तो विकल्प ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होगा प्रो रेटा बेसिस पे। देखिए, मैथमेटिक्स से इनकार तो आप नहीं कर सकते। हाँ जी। एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसकी है? इस सारी पार्टियों में देखिए, ये अपनी जगह है। तो हम एक आपस में मिलकर एक ऐसा विकल्प दे रहे हैं जो हर राज्य का शक्तिशाली पक्ष है। और जैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनको कोई विकल्प ही नहीं है तमिलनाडु में, बंगाल में नहीं, बिहार में नहीं,
तो सब तो एक हो रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, एक हो रहे हैं, ये सामने से देख के लग रहा है, या एक्चुअल में एक हो रहे हैं ऐसा आपको लगता है कि, या मजबूरी में सारे एक हो हाँ रहे हैं? मजबूरी में, देखिए। खुल के बोल दूं? हाँ 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 सर, जी, बिल्कुल खुल के बोलिए, तभी तो मजा आएगा। आप खुल के बोलिए। आप ये बताएं, हाँ जी, पॉलिटिक्स में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। ये तो सही बात। पॉलिटिक्स में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बहुत खूब। और जब हम आप एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं तो एक होते हैं। वेल सेड सर, ईमानदारी से बोल के आप। तिवारी जी, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का वर्तमान है, और भविष्य में भी कांग्रेस के बगैर मोदी के विकल्प की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, लोग कहते हैं उनके पास मोदी है, मोदी, तो मोदी आज की तारीख में फुल ऑफ लाइबिलिटी है। सर वो कैसे कह सकते हैं आप मोदी जी फुल ऑफ लाइबिलिटी? आप ये देखिए, जब फुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लाइबिलिटी, सर ऑस्ट्रेलिया फुल जाते ऑफ हैं, लाइबिलिटी। सर मैं एक्सप्लेन ऑस्ट्रेलिया करूंगा, हाँ जी, हाँ जी, आप मुझे मौका देंगे, मैं हाँ एक्सप्लेन करूंगा। श्योर। बताइए, जब बीजेपी को लोग कम जानते हैं, मोदी को ज्यादा जानते हैं, तो महंगाई के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? बेरोजगारी के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? उसी को ना जिसने कहा था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। उसने कहा था कि हम 35 रुपए में पेट्रोल बिकवा देंगे। इन्होंने एक परिवर्तन कर लिया होता तो ये अपनी लायबिलिटी बांट सकते थे। तो जहां इनके पास एसेट मोदी के नाम का है, वो लायबिलिटी भी मोदी की। 5 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। 10 साल हिंदुस्तान में आप देखिए, एक जिसको मिलता है वो मिलता है। 8 साल मिल गए थे मोदी जी को, अटल जी को, 96, 98, 99, कुल मिला के देखे 8-9 साल, 2004 तक। सरदार मनमोहन सिंह जी को, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल अर्थवैज्ञानिक था। ऐसे तो बहुत होंगे अर्थशास्त्री, पर पॉलिटिकल अर्थशास्त्री जो किसी ऊंचे ओहदे बैठा हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़ा कौन था? 10 साल जनता ने उनको दिए। मोदी जी को 5 साल पहले जो बात थी, था अरे भाई कम टाइम मिला है और देना चाहिए। अब 10 साल बाद लोग कहेंगे कि अभी से ज्यादा क्या दें। तो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है कि अगर मोदी इनके लिए एसेट है, तो मोदी इनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। ये आज नहीं समझ में आएगा, चुनाव की घोषणा तो होने दी। आपने बैलेंस शीट की बात कर दी, बेसिकली पॉलिटिकल बैलेंस शीट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये नहीं बांट सकते कि निर्मला सीतारमन महंगाई के लिए जिम्मेदार है। वो मालूम है निर्मला सीतारमन को नीति पहले बन जाती, पता उनको बाद में लगता है। अब आप मुझे बताइए, जिससे नोटबंदी हुई, क्या किसी मिनिस्टर को पता था? एक आदमी को, मोदी। तो नोटबंदी का नुकसान कौन उठाएगा? सीधा सा। तिवारी जी, मेरे एक साथ छोटे छोटे 2 सवाल हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को, और स्पेशली राजीव जी की जो राहुल जी की जो लोकप्रियता है वो काफी बढ़ी, काफी काम किया, काफी लोग जुड़े, और उससे जो कांग्रेस एक थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गई थी, उसमें काफी उछाल आया और लोगों के दिलों में राहुल जी के लिए और कांग्रेस के लिए प्यार बढ़ा। तो सवाल यह है कि क्यों राहुल जी और प्रियंका जी ही कांग्रेस के लिए, कोई और नेता क्यों नहीं? और दूसरा क्वेश्चन कि बेरोजगारी, महंगाई और ये जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, ये तो कई सालों से चल रहे हैं, ये कोई आज के नहीं है, ये बीजेपी के नहीं है या कांग्रेस के नहीं है, ये मतलब ये हम कहाँ हैं और इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई पार्टी आए? क्योंकि सवाल 2 हैं और सरदार का सवाल है, जवाब अमरजीत यार, चैंपियन जर्नलिस्ट बन गया अमरजीत तो हमारा। देखिए, इतने अच्छे नेता के सामने बात कर रहा हूं मैं, उनका इतना अनुभव है, तो हमें ये मेरा पूछना जरूरी, मैं भी खुद भी समझना चाहता हूँ ना। मैं राहुल जी को सन 80-81 के बाद से, जब मेरी कांचुंसी रामपुर खास अमेठी के बगल में जी, मैं तब से जानता हूँ। इनका राजनीति से कुछ लेना ही देना नहीं। मुझे लगता है छुट्टियों में घर आते थे, राजीव जी आते थे क्षेत्र में एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज एमपी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, तो उनके साथ आ जाते थे। मेरी कांस्टिट्यूंसी बगल में थी,
तो मुझे इनके साथ देखा मैंने छोटेपन से, प्रियंका जी को देखा, राहुल ईमानदारी के साथ हर चीज में जुट जाते हैं और ही इज वेरी ऑनेस्ट। वो टुकड़ों में जो उनसे मिलता है वो प्रभावित होता था। ये भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी एक्सट्रीम साउथ जी, कर्नाटक, आपको मालूम है 22 जगहों से इनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली, 17 जगह जीते कर्नाटक असेंबली जी। इम्पैक्ट तो पड़ा। मध्य प्रदेश, जहां जहां वो गए उन्होंने राहुल गांधी का वो असली रूप देखा। आज क्या रूप है? मोदी जी चलेंगे तो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज होगा, जब फ्लीट चलेंगे तो सब कुछ होगा। एक राहुल को देखते हो लोग, एक गाड़ी में सवार है, पैदल चला जा रहा है, पैदल चला रहा है। आज तक किसी पॉलिटिकल आदमी ने इतनी लंबी, राहुल जी के बारे में तमाम किस्सा, करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापनों पे मीडिया मैनेजमेंट करके उनके बारे में तमाम कहानियां बताती थी। और जब वो निकले लोगों के बीच में जी, जैसा वो कहते हैं कि मैं नफरत की बाजार में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। हाँ, ये तो जो भाजपा ने प्रोजेक्ट किया है वो ऐसा राहुल नहीं है। ये राहुल तो हमारा आपका राहुल है। तो अब हमारा आपका राहुल, उसकी तस्वीर बदल गई थी। जिसे इन्होंने पप्पू बनाना चाहा, उसने पूरे भाजपा को पप्पू बना दिया, खेल खत्म कर दिया। क्योंकि झूठ की इमारत भरभरा के गिर पड़ी। जी। दूसरा, मैंने फिर कहा, ठान लेते हैं कुछ तो वे करते हैं। और फिर एक ऐसा व्यक्तित्व जो कुछ अपने लिए नहीं चाहता, देश के लिए चाहता है, आम आवाम के लिए चाहता है। तो अब उनकी तस्वीर इस तरह उभर रही है। फिर आप किसी को बड़ा गलत पेंट कर दें और तस्वीर उसकी दूसरी निकले तो फिर तो खेल बदल जाता है ना। और अब क्या है, राहुल की पेंट की हुई इमेज उल्टी निकली और मोदी ने जो अपने लिए कहा था वो तो उलट के चौपट हो गई। 35 रुपए वाला पेट्रोल 100 पे बिकवा दिया। 2 करोड़ रोजगार देने की जगह करीब 19-20 लाख जो था उसमें से कम कर दिया। तो देखिए, एक बात मैं कहूँ, जी जी, सामान्यता जनता, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, हाँ जी, ये देखती है कि इससे हम पे क्या असर पड़ रहा है। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। जनता को महंगाई मिल रही है, बेरोजगारी मिल रही है, इनसिक्योरिटी मिल रही है, खून खराबा मिल रहा है। जो मणिपुर में हो रहा है, मैं आने वाला था मणिपुर पे। हाँ, जो वहां हो रहा है भैया, बहुत खतरनाक है। मणिपुर, मैं बोलूंगा नहीं मैं यहाँ, पर मणिपुर दूसरे देश की बॉर्डर पे, वहां जो वेपन यूज हो रहे हैं वो चाइनीज हो रहे हैं। तो चाइना से आ रहे हैं ना, इसके थ्रू आ रहे हैं, क्या थ्रू आ रहे हैं हम नहीं जानते। और इंदिरा गांधी ने यही समझ के, पहले ही सब आसाम में थे, आसाम को 7 राज्यों में बांटा, ये छोटे छोटे, जिसे आपसी जाति संघर्ष हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि ये जातीय संघर्ष की जिम्मेदार और कोई नहीं, मणिपुर का मुख्यमंत्री है जिसने जाति हिंसा वजह दे के भड़का दिया और उस पर बरदहस्त है मोदी सरकार। तो सर डिसमिस क्यों नहीं करते गवर्नमेंट को? क्या मैं नहीं समझ पाया, क्या नहीं करते कि फिर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाते सर? ये तो भाजपा को करना है। जिसने आग लगाई है वो क्यों बुझाएगा? बुझाएगी तो जनता। तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होगा। हो रहा है, देश का हो रहा है, देश का हो रहा है, देश का नुकसान। आप क्या समझते हैं कि 165 लोग तो ऑफिशियल रिपोर्टिंग है मारे गए, घर कितने जले हैं इसका आप अंदाजा भी, शायद पार्टीशन के समय भी इस तरह के हालात नहीं थे। तीसरा, मेरे भैया, आत्मा कांप जाती जब मैं सोचता हूँ एक कारगिल के शहीद की पत्नी के साथ हुआ और जब आंसू भर के उसने कहा मैंने कारगिल तो बचा लिया, अपने बीवी बच्चों को नहीं बचा। ये जो आह है ना, ये आह, महाभारत द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरव बहुत शक्तिशाली थे,
पांडवों से सेना का कोई मुकाबला नहीं था। एक द्रौपदी की आह कौरव साम्राज्य के अंत का कारण बनी। न जाने कितनी द्रौपदियों के साथ भीषण घृणित जो कुछ हो रहा है ना, वो मोदी साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। याद रखिएगा, भारतवासी ईमानदार है, सामान्य भारतवासी ईमानदार है। कहीं न कहीं उसके मन में चोट है कि आप मणिपुर को संभाल नहीं पा रहे। आम भारतीय के मन में है कि जिस चाइना बॉर्डर को इंदिरा गांधी ने नाथुला में बदला लिया था सन 62 का, आज आप में ये भी हिम्मत नहीं है कि आप कह सको कि हमारी कुछ चौकियों पे हम गश्त लगाने नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री कहते हैं न कभी कोई आया था, न कोई आया है, न कोई चौकी हमारे हाथ से गई। ये सारे झूठ। अब देश का कंप्यूटर युग में है, पढ़ा लिखा लड़का गूगल में निकालता है, सैटेलाइट मैप, हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान देख लेता है, फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान देख लेता है, और मोदी जी का जब बयान देखता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है। अब आज इन्होंने कहा कि इंडिया नाम रख लिया आपने अपने गठबंधन। इंडिया नाम रख लेने से, इंडिया नाम तो इंडिया मुजाहिदीन का भी था, उन्होंने कहा है। इंडिया नाम आतंकी संगठन के गिनाए। और मैं मोदी जी आपसे पूछूं, मेक इन इंडिया क्या था आपका? खेलो इंडिया क्या था? तो आप इंडिया रखो तो आपकी नीयत। अरे हमारी इंदिरा गांधी ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था 14 दिन के अंदर। और आप काबुल से चले, बिन बुलाए लाहौर पहुंचे और नवाज शरीफ के घर में बर्थडे मनाने चले गए। और उसी के बाद फिर हमको क्या मिला हमारे हवाई अड्डे पे, जम्मू कश्मीर में, पठानकोट। सब आपकी कमजोरी है, आपको अनुभव है नहीं, अर्थशास्त्र का बिल्कुल भी अनुभव नहीं। तो आप कुछ चाहिए था कि कॉम्पिटेंट आदमी आप निकालते अपने मंत्रिपरिषद में। आप किसी को बढ़ने नहीं दोगे, हम दो हमारे दो। सही कह रहे हो। ओके। तो जोड़ तोड़ तो वो कर सकते हैं, एमएलए खरीद सकते हैं, एमपी खरीद सकते हैं, पर इस देश की शांति व्यवस्था नहीं बना सकते। तो तिवारी जी, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई हाँ चलो, हमारी कांग्रेस पार्टी आ गई या गठबंधन से हमारी सरकार आ गई कांग्रेस की, तो हम कहां तक जनता को सिक्योरिटी दे पाएंगे, ये बिजली पानी की या महंगाई की या रोजगारी की जो समस्या है उनका निदान करने की। और सर एक इससे एक जोड़ के पूछ रहा हूँ, ये मामला कब जाके थमेगा जो बहुत जरूरी है, ये जो हिंदू मुस्लिम की जो हिंसा है? जिस दिन ये ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं राजनीतिक के रूप में, पर मैं एक चीज बता दूं, इस देश में भाजपा जब तक ताकतवर रहेगी ये समस्या रहेगी, क्योंकि अब भाजपा का खाद पानी यही है। कर्नाटक के चुनाव में आखिरी दिन की आप निकाल लीजिए विजुअल्स, जब देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि जब जाना पोलिंग बूथ पे बटन दबाने लेना तो बोलना बजरंगबली की जय। तो बजरंगबली जिनको मैं मंगलवार और शनिवार को प्रणाम करने जाता हूँ, मैं भी करता हूँ सर जी, मैं तो मंगल शनिवार को जाता हूँ सर। आज भी इत्तेफाक से मंगल है, सुबह करके आया, पार्लियामेंट से भाग के गया दर्शन करने। तो ऐसे करोड़ों भारतवासी, तो आपने उस बजरंगबली को चुनाव की बिसात पे रख दिया। भगवान राम को बहुत सफलता पूर्वक आपने चुनावी बिसात में रख दिया, तो जीत तो रहे हैं आप राम और बजरंगबली के नाम से। अब आपने बजरंगबली को वहां लाकर बैलेट बॉक्स पे बैठाल कर और हार आपको आ गई, तो आपने तो भाजपा का ने जितना बजरंगबली का नुकसान कर सकते थे उससे ज्यादा मेरे जैसे भक्तों को नुकसान कर दिया। यानी कि अब मोदी जी का संकट इतना बढ़ चुका है कि अब बजरंगबली का नाम लेने से भी काम नहीं चल रहा है। संकट मोचन को पुकारा जा रहा है, संकट मोचन को पुकारा जा रहा है। वो भी संकट दूर करने को तैयार नहीं हूँ, कहते इतना बड़ा पाप मैं नहीं झेल पाऊंगा
मैं पहाड़ तो ला सकता हूँ, उड़कर जाऊंगा, ले आऊंगा, लक्ष्मण की मूर्छा खत्म करने के लिए ले आऊंगा, लेकिन मोदी जी तुम्हारी मूर्छा मेरे बस। तिवारी जी मजा आ गया बात करके, समय की वो है बहुत। आई मीन इट्स सिंपली फिनोमिनल स्पीकिंग विद यू, यू बीन फैंटास्टिक। आपने सीधी सीधी बात करी है, आपने कोई बात छुपाई नहीं है। अमरजीत, एक तो आप अपना वो सीक्रेट वाला क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद मैं सर से 2024 का पूछूंगा, पहले आप पूछ लो। ठीक है। आपके इतने साल हुआ आपको पॉलिटिकल कैरियर में, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा क्षण, ऐसा कोई सीक्रेट जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया है और किसी और चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, जो हमारे दर्शकों के लिए आप स्पेशली बताना चाहें, कुछ बताना चाहें, और देखिए वो एक अनुभव जो आपके दिल पे लगा, जो आपके दिल को छू गया? जी देखिए, नेता लोग एक काम करते हैं, चुनाव के पहले जनता को कहते हैं तो हमारे भगवान, तो मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं तुम्हारी सेवा करूं, और चुनाव के बाद खुद भगवान बन के बैठ जाते। वेरी नाइस, करेक्ट। फिर जनता से कहते आओ पूजो, आपके मुंह से सुन रहे हैं। वो मैंने देखा अनुभव, जिसने जनता को भगवान बाद में भी बनाए रखा, वो कभी निराश नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं आखिर तक अपनी जनता को भगवान बनाए रखूं। मैं अपने देश को प्यार करता हूं, प्रदेश को प्यार करता हूं, लेकिन रामपुर खास मेरी जान है। बहुत खूब। नवीन जी, बस एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा। इस आखिरी क्वेश्चन से पहले का क्वेश्चन है कि आप कांग्रेस का भविष्य कहां तक देखते हैं? क्या मैं उससे जोड़ के आखिरी सवाल ये पूछ लेता हूँ, 2024 हाँ जी 2024 इंडिया, 2024 इंडिया का साल है जी, विकास का, विश्वास का, जनता के कष्ट को दूर करने का। नाम है इंडिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज विद इंडिया। एक बात और, अभी नवीन जी से हमारे इस इंटरव्यू से पहले एक बात हुई थी, इन्होंने एक इंडिया का एक बहुत खूबसूरत नाम रखा था, इंडिया को INDIA को। नवीन जी जरा शेयर कीजिए वो। ये कई साल पहले मैंने इंडिया का बनाया था, इंडिया नीड्स डेवलपमेंट इन एक्शन। इन एक्शन, नॉट इन जस्ट थ्योरी, नॉट जस्ट इन स्पीकिंग, जस्ट कहने से नहीं, हम उसको डेवलपमेंट को वो एक्शन में कब लेके आएंगे, उसके लिए हम देखिए, अपना नाम भी हमने वही रखा है जो हम करना चाहते हैं। तो अगर हमारे नाम से हमको मौका मिल गया तो हम उस गिरी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, ये जो हमारा नाम है, उसको हम कभी छोटा नहीं होने देंगे, मिटने नहीं देंगे, उसमें हम कमी नहीं आने देंगे, उसको हम बनाए रखेंगे। और आप देखिएगा, मोदी जी हमें जिताएंगे और मोदी जी हमें बाद में एक रखेंगे। प्रमोद सर, thank you very much from Amarjeet and me for coming on Kyo Ghanti Baji, and wish you all the best, sir. Thank you, sir. Thank you so much.